एमसीडी चुनाव पर देखिए हमारा स्पेशल शो दिल्ली नगर निगम का कौन बनेगा नायक। तो दिल्ली के 3 नगर निगमों पर किसका कब्जा होगा, आज इसका फैसला दिल्ली की जनता कर रही है। नॉर्थ, साउथ और ईस्ट दिल्ली नगर निगम के लिए पिछले 5 घंटे से मतदान चल रहा है। हालांकि मतदान की रफ्तार सुस्त है। आपको दिखाते हैं दिल्ली की जनता के साथ उन बड़ी शख्सियतों को जो आज मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। सबसे पहले वोट डालने वाले लोगों में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल रहे, जिन्होंने राजपुर रोड के बूथ पर वोट दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिविल लाइंस में पूरे परिवार के साथ मतदान किया। तो वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर वोट डाला। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी में वोट डाला, जबकि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने राजौरी गार्डन में मताधिकार का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कृष्णानगर इलाके में लोकतंत्र के अधिकार का प्रयोग किया। तो दिल्ली देश की सत्ता का केंद्र है। आज भले ही नगर निगम की जंग चल रही है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने तुगलकाबाद से, दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने साउथेक्स और दिल्ली सरकार के ही एक और मंत्री इमरान हुसैन ने बल्ली मारान में वोट डाला। दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता सुभाष आर्य ने राजौरी गार्डन से, बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने साउथ एक्सटेंशन और प्रवेश वर्मा ने शालीमार बाग में वोट दिया। और बड़े दिग्गजों के साथ आज के दिन के लिए सबसे खास दिल्ली की जनता, उन्होंने भी नगर निगम का नायक चुनने के लिए वोट आज वो दे रही है। अपनी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोगों के वोट डालने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पांडव नगर, साउथ एक्सटेंशन, नवादा, तुगलकाबाद, रोहिणी और साउथ दिल्ली में लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए कतार में खड़े नजर आए। तो किसे चुनेगी दिल्ली? एमसीडी चुनाव की स्पेशल कवरेज में हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और स्वराज इंडिया के बड़े नेता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी हैं, दिल्ली कांग्रेस के नेता सुभाष चोपड़ा हैं, राजनीतिक विश्लेषक एनके सिंह हमारे साथ स्टूडियो में हैं और हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा, और थोड़ी देर में हमारे साथ स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव भी जुड़ने वाले हैं। हम सभी मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं सीधे रुख करती हूं मनोज तिवारी का। मनोज जी, आज सुबह सुबह आपकी तस्वीरें आई पूजा पाठ करते हुए, मंदिर जाते हुए। इन एमसीडी के चुनावों में बीजेपी भगवान भरोसे है या काम भरोसे है? बीजेपी कभी भी काम भरोसे ही रहती है। बीजेपी कार्य पे आगे चलती है और कार्य की बदौलत ही आज वो यहाँ तक पहुंची है। हमारे साथ आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी भी बैठे हैं। आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी जो आज भारतीय जनता पार्टी के जड़ से लेकर फुनगी तक बराबर आशीर्वाद देते हुए खड़े हैं। मैं उनसे मिलने आया था, तभी आपसे मेरी बात हो गई जी। भारतीय जनता पार्टी काम के ही बल पे आगे बढ़ती है। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी मनोज जी, काम के भरोसे अगर पार्टी है लेती है और आगे भी लेगी जी। काम के भरोसे अगर पार्टी है तो 10 साल से एमसीडी पर काबिज होने के बावजूद अगर आप जनता से कहेंगे कि हमें एक मौका दीजिए, हम दिल्ली को स्वच्छ कर देंगे, साफ कर देंगे, तो सवाल तो आप पर ही खड़े होंगे ना, अभी तक क्या किया? अभी तक जो भी काम किया है एमसीडी ने, जितना दिल्ली सरकार के भेदभाव के बावजूद भी परफॉर्म किया है, वो मैं समझता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी समीक्षा होनी। क्योंकि 10 साल से दिल्ली में या तो कांग्रेस की सरकार रही या तो आम आदमी पार्टी की 2.25 साल से, और इन लोगों ने लगातार कोशिश की जिसपे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अगर दिल्ली के एमसीडी को 9,000 करोड़ में से 2,800 करोड़ रुपया ही मिले, 6200 करोड़ रुपया ना मिले, उसके बाद भी एमसीडी मेडिकल कॉलेज बनाए, एलईडी लगा के 153 करोड़ बचाए, 216 नए स्कूल बनाए, स्टेडियम बनाए 6-6, ये अगर वो कूड़े से बिजली बनाने के संयंत्र बनाए, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए, अच्छे अच्छे पार्क बनाए, तो मैं समझता हूँ
उस एमसीडी को क्रेडिट तो दिया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मनोज जी, कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं, मैं उन पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले जो आरोप आप लगा रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों पर, उस पर मैं सुभाष जी का एक कमेंट ले लेती हूं। सुभाष जी, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि कांग्रेस रही और आम आदमी पार्टी की अब सरकार है, काम नहीं करने दिया एमसीडी को। देखिए, मैं मनोज जी से पूछना चाहूँगा कि शायद इनको दिल्ली के बारे में पता नहीं। जब कांग्रेस दिल्ली में सत्ता में थी, कभी भी कॉरपोरेशन के अंदर ये स्थिति नहीं आई कि 4-4 बार हमारे वाल्मीकि भाइयों को स्ट्राइक में 5-5 बार जाना पड़े। आप ये बताइए कि कहाँ पे कांग्रेस ने कभी कॉरपोरेशन का सहयोग नहीं दिया। मैं आपको गिनाता हूँ। एक तो ये सबसे बड़ी जो बात कह रहे हैं कि काम के दम पर ये वोट मांगने जा रहे हैं। मेरे को एक अचीवमेंट बता दीजिए पिछले 10 साल में। नॉट इवन ए सिंगल अचीवमेंट इज देयर। ही वाज सेइंग कि हाँ जी हमने ये कर दिया। क्या किया आपने 14 पार्किंग दिल्ली के अंदर बनानी थी, उसमें से 2 पार्किंग की ओपनिंग आप 4 बार कर चुके हैं। 2 पार्किंग आप अभी तक वो चालू नहीं हुई। बाकी आपने 7 जगह काम इसका बंद कर दिया। मैं ये जानना चाहूँगा 600 करोड़ रुपया जो आपको मिला था ये पार्किंग बनाने के लिए, 240 करोड़ पे आपने खर्च किया, अभी 220 करोड़, तो बाकी पैसा कहाँ गया? ये घोटाला नहीं तो क्या है? अगर दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ दिल्ली वासियों के साथ, सबसे बड़ी नाइंसाफी हुआ, आज दिल्ली के अंदर ट्रैफिक कंजेशन है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ बीजेपी रूल इन द कॉर्पोरेशन। अगर ये प्रोवाइड करते दिल्ली के अंदर पार्किंग फैसिलिटीज, हर इलाके के अंदर पार्किंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते, तो मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर ये ट्रैफिक कंजेशन नहीं होती। ठीक है, मैं एक जवाब मनोज जी से ले लेती हूँ। मनोज जी, अगर इतना भरोसा है एमसीडी में जो बीजेपी ने काम किया है, तो पूरी की पूरी टीम क्यों बदलने की जरूरत पड़ गई? इसलिए बदलनी पड़ी कि बहुत सारे लोग हैं जो दरी बिछाते हैं, कुर्सी लगाते हैं, झंडा उठाते हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो स्टैंडर्ड बना के चलती है, जो 2014 के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी ने मानक बनाया है, जैसे गरीबों का, मजदूरों का, मध्यम वर्गीय लोगों का, किसानों का, जवानों का, महिलाओं का विश्वास जीता है, उस लेवल का परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा किया जा सकता था। लेकिन मैं आपसे तो आप लोग बुलाते हो, मैं सहज भाव से आ जाता हूँ। हमारी परेशानी ये है कि हम जब बात करते हैं तो आपको कम से कम अजय माकन को बुलाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को आना चाहिए, उन लोगों को हमारी बातों का जवाब देना चाहिए। फिर भी हम आपके सामने बार बार आ रहे हैं, इन लोगों को बुला रहे हैं। इस दिल्ली को जिस प्रकार से 15 साल से मुख्यमंत्री रहा कांग्रेस का, 2.25 साल से मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के, क्या मुख्यमंत्री से बड़ा एमसीडी का डिपार्टमेंट है क्या? ये जिधर भी जाइए बार बार कहते हैं कि एमसीडी को दोष देते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री क्यों बनता है? 48,000 करोड़ में मात्र 2,800 करोड़ जिसको मिल रहा है, आप उस एमसीडी से तो सारी कुछ चाहते हैं, और आप 45,500 करोड़ रुपया ले करके आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये तो एक बड़ा प्रश्न है, दिल्ली इसका जवाब देगी। मैं देखिए ज़्यादा देर बैठ नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम जो हमारे भाई लोग बड़े सम्मानित हैं, विनम्रता से बोलूँगा, हमको जब ये अजय माकन कभी आए, अरविंद केजरीवाल आए, तो आप हमें बुठाएं, क्योंकि हमारी सवाल का जवाब वही दें तो अच्छा रहेगा। बाकी मुझे अलग जाना है। जी मनोज जी, विजय मनोज जी एक सवाल बैठ गया था। जी मनोज जी, मेरा एक सवाल आपसे है। आप इस पूरे प्रचार के दौरान बीजेपी, आप पूरे प्रचार के दौरान बीजेपी का चेहरा रहे हैं। मैं ये क्या कहूं कि अगर एमसीडी में जीत होती है तो ये जीत का श्रेय मनोज तिवारी को मिलेगा, और जाहिर रूप में आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए चेहरा मनोज तिवारी होंगे। जीत का श्रेय हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जाता है और उन्हीं को जाएगा, और 100% से हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी क्रेडिट एक व्यक्ति नहीं लेता जीत का। जीत के लिए सभी लोग जिम्मेदार होंगे, और मैं सबको क्रेडिट देता हूं, सबने बहुत मेहनत करी है। ये एक बड़ी परीक्षा आपके लिए रही है एमसीडी के चुनाव, मनोज जी। थैंक यू। चलिए सिंह साहब,
ये जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं अभी तक वोटिंग के, बहुत सुस्त वोटिंग रही है दिल्ली में। अभी तक 12 बजे तक सिर्फ 9% वोटिंग हुई है। क्या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है मोह भंग हो रहा है एमसीडी चुनावों से दिल्ली वालों? सुचरिता, एमसीडी चुनाव से ही नहीं मोह भंग हो रहा है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी से भी मोह भंग हो रहा है। बीजेपी के कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है और बीजेपी के साथ साथ संघ का बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि लाता है वोटरों को पोलिंग बूथ तक। अगर ये 9% है तो इंडिकेशंस ये हैं कि ये मुश्किल से 48-49% या 50% होगा। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी और आप दोनों के लिए खतरा है, क्योंकि बीजेपी अगर ये कैडर, जितना कैडर इस समय बीजेपी के पास है उतना कमिटेड कैडर मेरे ख्याल से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। इमोशनली भी चार्ज्ड है और आइडियोलॉजिकली भी है। तो ऐसे में अगर पोल टर्नआउट कम हो रहा है तो मुझे लगता है ये बीजेपी को फिर से रिव्यू करना पड़ेगा, ये कहीं नुकसान ना पहुंचाए बीजेपी को। अभी आपने देखा मनोज जी बहुत देर तक स्तरीय लोग उनको लगता है कि नहीं है तो इसलिए वो नहीं रह पाए, क्योंकि जवाब कोई और दे सकता है ऐसा उनका मानना है। मुझे लगता है इस एटीट्यूड से बचना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि कौन किस स्तर का है क्या है। अभी आप कल ही बने हैं प्रदेश के अध्यक्ष, तो अब इतना दूर न चले जाइए कि हमारे स्तर का कोई आएगा, ये बचना चाहिए। और खास करके चुनाव के दौरान कोई भी आ रहा है आप अपनी बात कहिए, चले जाइए, एंकर सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए। तो मुझे लगता है कि अभी बीजेपी के में पूरी तरह से ये आत्मसात नहीं हुए हैं उस कल्चर से जिसमें कैडर बेस्ड पार्टी ये नहीं सोचती है, उसका लीडर ये नहीं सोचता है। जहां तक इसकी बात आपने लो टर्नआउट की कही, ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि संघ या तो साथ में पूरी तरह से नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है, या कैडर में कहीं मतलब उत्साह नहीं है। और दूसरा, एमसीडी को लेके नाराजगी बीजेपी से रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आज जो देश में हवा चल रही है बीजेपी भी उससे मुतासिर है, इसलिए बीजेपी का अभी भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह गवर्नेंस दिया है उससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं, तो बीजेपी की पोजीशन स्ट्रांग है। हाँ। लेकिन अगर टर्नआउट नीचे आया तो दिक्कत होगी। जी, ये मैं भास्कर का रुख एक बार कर लेती हूँ, सिविल लाइन से हमारे साथ हैं। भास्कर, जिस तरह का झटका आम आदमी पार्टी को गोवा और पंजाब के बाद लगा और आगामी अब गुजरात के चुनाव हैं, ये एक तरह की अग्नि परीक्षा ये चुनाव एमसीडी के आम आदमी पार्टी के लिए हैं? बिल्कुल। उससे पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, वोटर टर्नआउट की जहां तक बात है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो पहले आंकड़ा दिया गया था वो गलत था और 10 बजे तक 2 घंटे में 10.4% वोटिंग हुई है। उसके बाद 12 बजे तक का आंकड़ा अभी उनके पास नहीं आया, जो कि कुछ देर में जारी करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि वोटिंग टर्नआउट जो है वो कम है, लेकिन जो पहले जो परसेंटेज जारी की गई थी उसमें सुधार करके फिर से नया आंकड़ा उन्होंने दिया है। निश्चित रूप से एमसीडी चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के लिए और खासकर अरविंद केजरीवाल के लिए, देखते हुए कि 67 सीट जीतने वाली पार्टी 10,000 से अधिक वोट से राजौरी गार्डन सीट जीतने वाली पार्टी उपचुनाव में अपना जमानत नहीं बचा पाती है। और कहीं न कहीं इस बात का खतरा है, उनको लग रहा है। मेरे साथ इस वक्त स्वराज इंडिया के चीफ योगेंद्र यादव भी आ गए हैं। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि कल आपने जो आरोप सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर लगाया कि अगर 135 सीटें नहीं आती हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि जनता का भरोसा वो खो देंगे। मैं इस पर आऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक पहले। और हमारे साथ स्वराज इंडिया चीफ योगेंद्र यादव आ चुके हैं। अब योगेंद्र जी, अब जो लगातार इन एमसीडी चुनावों के लिए कहा जा रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी का एक चुनाव है कि 2 साल में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, चढ़ी है। आपने कल अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी जिसे आपने सार्वजनिक किया और उसमें आपने ये कहा कि 2015 का जो जनादेश मिला वो एक व्यक्ति की वजह से नहीं था, वो हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की वजह से था। आपको लगता है ये पॉपुलैरिटी का चुनाव है अरविंद केजरीवाल की? वो तो उन्होंने खुद ही बना दिया सुचेता जी, लेकिन उस पे आने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं जो आप अभी, क्योंकि आपका लिंक एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था और मैं मनोज जी की बातें सुन रहा था, मनोज तिवारी जी की, मुझे लगता है कि उसमें 3-4 प्रश्न जरूर पूछे जाने चाहिए। आप अनुमति दे तो उस पर मैं पहले कुछ कह दूं, फिर मैं जरूर केजरीवाल वाली बात पे बता दूंगा जिसमें आपकी दिलचस्पी है। मनोज तिवारी जी ने जो कहा, पहला ये कि दूसरी सरकारें रही हम काम नहीं कर पाए, तो क्या वो कह रहे हैं पिछले 10 साल से एमसीडी को सताया गया है? और अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि जब तक दिल्ली सरकार हमारी पार्टी की नहीं होगी हम काम नहीं कर सकते,
तो अगले 3 साल वो क्या काम करेंगे? क्या वो कह रहे हैं कि दोबारा हमें चुन दो, हालांकि काम हम अगले 3 साल तक भी नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात ये कि वो कह रहे थे कि हमारे पास तो 2,500-3 हज़ार करोड़ का बजट है, जिसके पास 48,000 का करोड़ है उससे पूछिए। आपके पास जो 2,500-3 हज़ार करोड़ जिस काम के लिए था, क्या दिल्ली की एमसीडी ने वो काम किया? 2012 में जो इन्होंने वादे किए थे उनमें से एक भी वादा निभाया? वादा ये था कि दिल्ली के हर घर से कूड़ा उठाएंगे, ड्रेनेज का मास्टर प्लान बनाएंगे, 100 से ज्यादा अंडरग्राउंड पार्किंग करेंगे, उनमें से कोई भी क्यों नहीं किया? और तीसरा, जो पैसा इकट्ठा करने की क्षमता एमसीडी के पास थी, जिसके लिए उसे दिल्ली सरकार पे कतई निर्भर नहीं करना पड़ता, पार्किंग का, विज्ञापन का, टोल का, वो एमसीडी ने इकट्ठा क्यों नहीं किया? उसके सहारे एमसीडी चल सकती थी। इन प्रश्नों के उत्तर से बीजेपी बच नहीं सकती, भाग नहीं सकती। सच ये है कि दिल्ली को 10 साल में नरक बना दिया इन लोगों ने, और मैं बीजेपी के नेताओं से केवल एक चीज कह रहा हूं कि बस वो लोगों की आंख में आंख डाल के ये कह दें कि दिल्ली एक साफ शहर है और वोट ले लें उसके बाद। हिम्मत नहीं है किसी की बोलने की कि दिल्ली एक साफ शहर है। ये एक बड़ा सवाल है जिसको हमें उठाना चाहिए। बिल्कुल आम आदमी पार्टी पे प्रश्न होने ही चाहिए। सवाल बहुत सारे हैं योगेंद्र जी। मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगी। सुभाष चोपड़ा भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी पूछूंगी कि कांग्रेस किस दम पर वोट मांग रही है अपने लिए एमसीडी चुनावों में। दिल्ली एमसीडी चुनाव पर हमारी ये स्पेशल कवरेज जारी है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे बात करने से पहले आपको एमसीडी चुनाव में वोटिंग का एक अपडेट दे दें। दिल्ली की तीनों नगर निगम के लिए वोटिंग में थोड़ी रफ्तार आई है। वोटिंग के करीब 5.5 घंटे बीत चुके हैं और पहले 4 घंटों के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 25% मतदान हुआ है। तो हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हैं, दिल्ली कांग्रेस के नेता सुभाष चोपड़ा हैं और साथ ही हमारे साथ योगेंद्र यादव हैं, स्वराज इंडिया के संस्थापक, और दिल्ली से हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं पॉलिटिकल पार्टियां क्या-क्या दावे कर रही हैं एमसीडी चुनावों को लेकर। पहले एक नजर। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा कि सब लोग भारी से भारी संख्या में वोट डालने आए और गंदगी के खिलाफ और डेंगू मुक्त, चिकनगुनिया मुक्त दिल्ली के लिए वोट डालें। अनिल जी, रेफरेंडम में कहा जा रहा है कि आपकी सरकार के खिलाफ 2 साल का ये रेफरेंडम होगा। चलो अब देख लेंगे 1-2 दिन बाद क्या होगा। दिल्ली की जनता को सेंसिबल गवर्नेंस के लिए वोट देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी एक सेंसिबल गवर्नेंस, समझदारी वाली सरकार दिल्ली में देगी। आपस में तू में कि अगर नया कोई राउंड चाहते हैं तो वो बीजेपी या आम आदमी पार्टी दोनों में से किसी को दे दें। अगर आपस में दोबारा से तू में चाहते हैं, अगर पॉजिटिव गवर्नेंस चाहते हैं, सेंसिबल गवर्नेंस चाहते हैं, जिस तरीके का हम लोगों ने शासन पिछले सालों में दिया है, तो केवल कांग्रेस पार्टी ही उसका एक उत्तर है। हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की तीनों नगर निगमों में पूर्ण बहुमत से हम आएंगे और न सिर्फ पूर्ण बहुमत से आएंगे बल्कि 200 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। दिल्ली में जो एक अराजक सरकार है, जिन्होंने 2 वर्ष लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को गैर जिम्मेदार तरीके से निभाया, कोई काम में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वाद विवाद करते रहे, मोदी जी के बारे में अपशब्द कहते रहे। लोगों के में गुस्सा, वो गुस्सा निकालने का भी लोगों को लगता है ये मौका है कि ऐसी पार्टी को सबक सिखाया जाए। एमसीडी चुनाव में वोट डालने के बाद बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला और लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील की। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी और संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, ना कि दिल्ली की जनता की। वहीं बीजेपी नेता महेश गिरी ने पार्टी की जीत का भरोसा जताया। दिल्ली के हर निवासी से आग्रह है कि आप आके अपना वोट डालें, क्योंकि हर वोट कीमती है। कई बार निष्क्रियता के कारण हम वो बदलाव नहीं ला पाते जिसकी हम कामना करते हैं। पूरा साल इसके विषय में चर्चा होती है, क्या बने क्या ना बने, कहाँ क्या हो, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो शायद लोग घर से नहीं निकल पाते। और मेरा सबसे यही आग्रह है कि देश के विकास का जो यज्ञ चल रहा है उसमें आप भी अपनी आहुति डालें, हाथ से जो आहुति वोट के रूप में डालें, ताकि देश आगे विकासशील से विकसित की ओर बढ़ सके। जितने माता पिता आज दिल्ली में हैं, उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल जी को वोट नहीं देना है। ये किस प्रकार का स्टेटमेंट है? एक चीफ मिनिस्टर कहे कि आपके बच्चे को बीमारी हो जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अरे आप तो अभिभावक हैं, दिल्ली के गार्डियन हैं, आपको सबके बच्चे का फिक्र होना चाहिए, आपको सिर्फ गद्दी का फिक्र है।
अब इनको गद्दी से निकाल देगी दिल्ली की जनता। जिस तरह से उन्होंने धमकाया या बद्दुआ दिल्ली को दी है, आज वोटर उस बद्दुआ का बदला लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत कर आ रही है, क्योंकि वोटर अब देखना जानते हैं। अब पहले जैसा नहीं रहा कि आप कुछ भी बोल दो और वोटर सुन लेंगे। वोटर आज समझते हैं, देखते हैं और अपने वोट का सदुपयोग करना बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे लगता है जो दिल्ली को उन्होंने बद्दुआ दी, आज दिल्ली के ही बच्चे उस बद्दुआ का बराबर बदला लेंगे। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में जीत का भरोसा जताया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लोगों से अपील की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में आपकी सरकार बनेगी। वहीं संजय सिंह ने कहा कि इस बार कुशासन से जीत मिलेगी। मैं लोगों से अपील करूंगा कि अगर आप आसपास की गंदगी आपको परेशान करती है, अगर आसपास डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियां, एमसीडी का भ्रष्टाचार आपको परेशान करता है, तो जरूर आज वोट डालने जाएं और झाड़ू पर वोट डाल के आएं। एमसीडी चुनाव जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहली बारी लड़ रही है और जनता ने मन बनाया। जैसे पहली बारी दिल्ली के अंदर आम आदमी की दिल्ली सरकार बनाई थी, अब एमसीडी के अंदर भी आम आदमी की सरकार बनेगी। डेथ सर्टिफिकेट के पैसे लेते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के पैसे लेते हैं, एमसीडी में कहीं चले जाओ बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। तो अब जनता ने कहा कि इनकी सफाई करनी पड़ेगी। निश्चित तौर पे आज का जो जनता का मत आएगा सामने, वो 10 साल के एमसीडी में बीजेपी के कुशासन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, दिल्ली को जो कूड़ा घर में तब्दील कर दिया गया है उसके खिलाफ जनता का मत आएगा। और हम लोगों को पूरा यकीन है और भरोसा है कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है। योगेंद्र यादव, आपने सुना आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। 2015 से अब तक आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी के लिए स्थितियां बहुत बदल गई हैं? मैंने दोनों पार्टियों को सुना और मैं समझता हूं कि ना तो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि एनसीडी से जुड़ी हुई बातों पे चर्चा हो, ना ही आम आदमी पार्टी चाहती है कि उसके अपने रिकॉर्ड पे चर्चा हो। दोनों पार्टियां चाहती हैं कि इधर उधर की हवाई बातें करके दिल्ली को डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आपने जिक्र किया था मेरी चिट्ठी का जो मैंने कल लिखी थी। मैंने बड़ी सामान्य सी बात कही थी। मैंने कही थी अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी थी मैंने और कहा था कि आपने स्वयं इस चुनाव को अपने ऊपर रेफरेंडम बना लिया है, किसी और ने नहीं थोपा। और मैं नहीं समझता कि हर राज्य का चुनाव प्रधानमंत्री पे रेफरेंडम होता है, हर म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव चीफ मिनिस्टर पे रेफरेंडम होता है। सही बात। लेकिन इस चुनाव को अरविंद केजरीवाल ने स्वयं अपने ऊपर रेफरेंडम बना लिया है। दिल्ली भर में बैनर लगाए हैं, होर्डिंग लगाए हैं, आप केजरीवाल को चाहते हैं, नहीं केजरीवाल या विजेंद्र गुप्ता, पार्टी के होर्डिंग है जिसमें पार्टी का नाम तक नहीं है। ऐसा करने के बाद तो ये बिल्कुल स्वाभाविक निष्कर्ष होगा ना कि यदि इसमें जीतते हैं तो ये मानना चाहिए कि केजरीवाल को अभी भी जनता का भरोसा विश्वास है। और ऐसे में अगर केंद्र सरकार उनके साथ कोई बदसलूकी करती है तो हमने कहा हम उनका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर ये पता लगता है कि इस पर्सनल रेफरेंडम में केजरीवाल सफल नहीं है, बहुमत उनके पास नहीं है, तो न्यूनतम नैतिकता की मांग है। रामलीला मैदान में जो बातें कही थी उसकी दुहाई है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरा, केवल उनको ही नहीं, उनकी सरकार को रिकॉल के तहत वापस जाके जनता से पूछना चाहिए कि क्या पूरी सरकार को आज भी जनता का विश्वास प्राप्त है। जी सुभाष जी, जीत हुई तो अरविंद केजरीवाल की होगी, अगर हार हुई तो जिम्मेदारी पूरी तरह उनकी होगी, आप मानते हैं? देखिए, मैं तो अभी सुन रहा था, अभी केजरीवाल जी जो बोल रहे थे, लोगों को वार्न कर रहे थे, इफ़ यू वोट फॉर एनी अदर पार्टी यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेंगू एंड चिकनगुनिया। मेरे को समझ नहीं आती कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर ऐसी बातें करेगा कि दिल्ली वालों को डराएगा धमकाएगा, उनसे ये पूछिए कि क्या उन्होंने इसके ऊपर कोशिश की कि ये बीमारियां फैल क्यों रही हैं। मैं उसका रीज़न बताता हूँ आपको। ना बीजेपी वाले किसी ने बोला, ना आम आदमी पार्टी वाले किसी ने बोला, ना यादव जी अभी बोल रहे थे, ये इस बात को समझ सकते हैं। दिल्ली के अंदर 10 साल में जितनी भी ड्रेन्स हैं उनका सफाई उनकी जो प्रॉपर होनी चाहिए नहीं होती। दूसरा, जितना भी सीवर लाइन है 60% सीवर चार्जेस लगते हैं पानी के बिल के साथ, और सीवर लाइन कभी भी ट्रंक सीवर के साथ नहीं मिलाई जाती। बीमारियों का जड़ जो है
कोई उसकी तरफ नहीं जाना हाई कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है और दिल्ली सरकार एमसीडी को फटकार लगाता है कि क्या कर रहे हैं आप चिकनगुनिया और डेंगू पर। 2 दिन पहले की बात। देखिए तमाम ऐसे फंक्शन होते हैं स्टेट के जिसमें कि स्टेट नहीं काम कर रहा है और उसमें कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ता है। पर एक चीज जरूर है कि योगेंद्र जी ऐसे लोग जो कि अगर इंडियन पॉलिटिक्स में आए तो पॉलिटिक्स की दशा दिशा बदल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि एक फॉर्मुलेशन उनका लॉजिकल फैलेसी से भरा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल अगर इसमें हार जाए तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या गवर्नमेंट को रेफरेंडम दोबारा चुनाव के लिए जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये रहता इस पैरामीटर पे आप लेंगे तो इंडिया में पॉलिटिक्स हो ही नहीं पाएगी जी। आप देखें बिहार में मोदी जी हार गए, उनको सरकार को इस्तीफा, क्योंकि वो मोदी जी के बूते पे लड़ा गया था। यूपी में जीत गए तो फिर से आ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स तो होनी चाहिए लेकिन पॉलिटिक्स में लॉजिकल फैलेसी इस चुनाव को राजनीतिक दलों ने इस तरह नाक की लड़ाई बना लिया है और यही वजह है कि एक लोकल बॉडी चुनाव इतना बड़ा चुनाव बन गया है। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी आप सभी का हमसे बात करने के लिए।